वेलकम एवरीबॉडी। एक नया तरीका से हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग किताब का पॉइंट को रट्टा नहीं लगाएंगे, पहले चैप्टर को समझ जाएंगे। क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ में प्रॉब्लम ये है ना, आई डोंट नो अदर स्टूडेंट कैसे थिंक करते। मैं एज अ टीचर यही सोचता हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे को लॉजिक पता होना चाहिए, प्लस जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है जिसमें से केस स्टडी बनता है उसके ऊपर मेरा ग्रिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पूरा चैप्टर का रट्टा नहीं लगा सकते, जो लगा सकता है बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं लगा सकता, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म करना। बात को समझ जाओ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं कितने डिपार्टमेंट बनाऊंगा, मैं कितने कामों को बांटूंगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या ड्यूटी करेगा, इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो एंटिटी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये अब ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आप बात को समझिए, ठीक है। पहला बात, वर्क को बांटना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिवाइडिंग द वर्क। फिर आपको उसको डिपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कि ये सारे काम एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका एक डिपार्टमेंट बनाओ, ये सारे काम एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका एक डिपार्टमेंट बनाओ। उसके बाद आप ड्यूटी दोगे उनको, ठीक है। एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो बात को समझना, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो ऑर्गेनाइजिंग का, कि वर्क डिवीजन, नंबर 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड गिविंग ड्यूटी ऑफ द वर्क, एंड नंबर 4 दैट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बात को समझो कि अगर ये करोगे तो क्या होगा, दिमाग को खोलो अपना। अगर रिलेटेड एक्टिविटी एक साथ हो रहा है तो स्पेशलाइजेशन आएगा वर्क में। नंबर 1 पॉइंट स्पेशलाइजेशन। नंबर 2, अगर इफेक्टिव रिलेशनशिप हो रहा है, इफेक्टिव रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, तो देयर विल बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1 स्पेशलाइजेशन, नंबर 2 इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 3 बात को समझो, अगर स्पेशलाइजेशन आ रहा है तो एम्प्लॉई का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 5 पॉइंट ग्रिप में रखो। पहला कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 स्पेशलाइजेशन, नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, नंबर 4 ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, एंड नंबर 5 अच्छा कॉन्फ्लिक्ट। अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है तो कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तीसरा वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा। तो ये सारे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भैया कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। तो पहले समझो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास कितना काम है, मतलब कौन किस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसा है। ये एक हियरार्की बना हुआ होता है कि ये सारे काम ये आदमी करेंगे, ये सारे काम ये आदमी करेंगे, इसको प्रॉब्लम हुआ तो ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसको कोई इशू हुआ तो ये इसको रिपोर्ट करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन बनता है, बात को समझो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी का। अभी तक मैंने आपको जो भी बोला, मेरे को लगता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे ही क्वेश्चन बनेगा। ऊपर दिए गए पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बनना उतना पॉसिबल नहीं है उसमें, और बना तो बहुत ईजी बनेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं आराम से। बेटा एक आदमी है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉई है, ठीक। तो उसके अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, 10। तो वो कितने जनों को कंट्रोल कर रहा है, 10। ये है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको ना तुमको ठीक से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से आदमी के अंदर कितने आदमी काम कर रहे हैं इफेक्टिवली। ये भी ध्यान रखना है, एक बंदा 10 आदमी को हैंडल तो कर रहा है बट टाइम पे काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो बेसिकली वो 10 को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो तुमको क्या करना है, उसका स्पैन को कम करना पड़ेगा। वो कितना आदमी को हैंडल कर पा रहा है इफेक्टिवली, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक आदमी है जो 20 आदमी को हैंडल कर रहा है, फिर भी आइडल बैठा है, इसका मतलब क्या है कि वो और आदमी को हैंडल कर सकता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
इससे वर्कलोड एनालिसिस होता है बेसिकली, कि एक आदमी के अंदर कितने आदमी को वो कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और डेफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल और डिविजनल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे केस स्टडी में क्वेश्चन बनेगा कि तुमको एक सिनेरियो दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डालें, तो बात को समझ लो। की पॉइंट, अगर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, एक दो पकड़ लो, और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो तुमको फंक्शनल स्ट्रक्चर में जाना है। क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो जो तुम लोग पढ़ के रखा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली कि यार परचेज डिपार्टमेंट का सारा जो काम है, जितने लोगों को परचेज करना है उसका एक डिपार्टमेंट बना दो, सेल्स का एक डिपार्टमेंट बना दो, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट बना दो। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन देखेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग, सेल्स वाले सेल्स और परचेज वाले परचेजिंग। ये हो गया मतलब फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर बना देना। जब एक प्रोडक्ट होगा, जब एक, भैया बहुत सारा होगा तो आप ये करने क्यों नहीं बोल रहे, बताएंगे। उसमें आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक। एडवांटेज ये है कि सारा रिलेटेड एक्टिविटी एक साथ है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक। और कई सारे पॉइंट्स है बुक में, मैं आपको लॉजिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन इसलिए आ जाता है क्योंकि एक आदमी इस डिपार्टमेंट का काम करते 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 स्पेशलाइज हो जाएगा उसके अंदर। दूसरा इसका अच्छा बात ये कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा मतलब कॉस्टली कम पड़ता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और नंबर 3, क्योंकि रिलेटेड एक्टिविटी एक साथ है तो कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक। अब डिसएडवांटेज क्या है, देखो हम लोग बोलते हैं ना, देखो हर एडवांटेज को अगर नेगेटिव वे में देखोगे तो डिसएडवांटेज बन जाएगा आपके लिए। एक आदमी एक ही डिपार्टमेंट में हर समय काम कर रहा होता है तो उसको दूसरे के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, नॉलेज ही नहीं है उसको उसके बारे में बेसिकली। तो ये उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन के आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट अपना गोल फुलफिल करने में बहुत मतलब जी जान लगा दे, उसको दूसरा डिपार्टमेंट से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी इंफॉर्मेशन का लैग की वजह से कोऑर्डिनेशन भी खराब हो जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट को अपना इंटरेस्ट भाता है दूसरे वाले से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लो कि प्रोडक्शन वाले को अभी प्रोडक्शन नहीं करना है क्योंकि सेल्स बोला है कि सेल्स ऑर्डर है ही नहीं, अभी सेल्स ऑर्डर नहीं है, मार्केट मंदा है, ठीक है। लेकिन परचेज वाला को रॉ मटेरियल सस्ता में मिल रहा है अभी, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बोल रहा है हम लोग तो अभी रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अब कंपनी का कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा अगर वो खरीद लेगा तो, क्योंकि अभी तो उसको प्रोडक्शन करना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बात को समझो, परचेज डिपार्टमेंट अपना इंटरेस्ट को पहले देख रहा है, वो ये देख ही नहीं रहा कि प्रोडक्शन वाले को तो दरकार ही नहीं है, सेल्स तो है ही नहीं, तो कभी कभी अपना इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हाई हो जाता है। तो इन सबको मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन रहे, ठीक है। बाकी जितना स्ट्रक्चर बना लो एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेगा। अब आ जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पे। देखो डिविजनल स्ट्रक्चर तब लगता है, दो कारणों से लगता है, ठीक। एक तो कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली फैला हुआ है। मान लो प्रोडक्ट तुम्हारे पास एक ही है लेकिन तुम्हारा बिजनेस 10 कंट्री में है, तो भी डिविजनल स्ट्रक्चर ही लगता है। और अगर तुम्हारा 10 प्रोडक्ट है तो भी तुमको डिविजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है। अब तुम बोलेगा क्यों, मेरा मान लो 4 प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, मेरा प्रोडक्ट है ABCD, तो A के लिए परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। प्रोडक्ट B के लिए भी 3 डिपार्टमेंट, C के लिए भी 3 डिपार्टमेंट, D के लिए भी 3 डिपार्टमेंट। अब देखो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये महंगा होता है क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आदमी रख के रखे हैं, लेकिन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा। दूसरा, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएगा। अब जैसे मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट है, प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपीज़, अब कौन से प्रोडक्ट से हुआ ये पता ही नहीं चल रहा,
लेकिन अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में हो तो तुम अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि ये वाला प्रोडक्ट इस बार अच्छा परफॉर्म किया है और ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं किया है। तुम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। और ना क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। भैया क्विक डिसीजन कैसे? अब देखो अगर एक साथ सारा मैनेजमेंट है तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एक अपना ही एक स्ट्रक्चर है, वो लोग वहाँ डिसीजन ले लेगा, बात खत्म। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले हम आपको बोले कि कॉस्टली। दूसरा देखो, गारमेंट्स वाला बोल सकता है कि आप मेडिसिन वाला को ज़्यादा फंड दे रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट वाला स्ट्रक्चर बोलेगा कि नहीं आप मेरे को फंड दीजिए, उसको मत दीजिए। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन बनेगा कि अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो फंक्शनल, मल्टीपल प्रोडक्ट है तो डिविजनल। अब आ जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो बहुत आसान है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में ना कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि टॉप मैनेजमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं, आपको वो स्ट्रक्चर फॉलो करके कुछ कुछ काम करने हैं। फॉर एग्जांपल लीव के लिए हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही माना जाता है। ऑफिस मीटिंग के लिए भी हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ही मानते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से ये चलता है। इसका मेन काम क्या होता है कि कौन क्या किया था, हम अकाउंटेबिलिटी रख पाएँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी रख पाएँ, स्टेबिलिटी रहे ऑर्गेनाइजेशन में और कोई वेस्टेज ऑफ एफर्ट ना हो। जैसे कि अगर मान लो कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि मेरे को 200 क्विंटल रॉ मटेरियल का नीड है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको एक रिक्विजिशन नोट लिख के देना पड़ेगा परचेज वालों को, तभी तो जाके वो लोगों को पता चलेगा कि परचेज करना है। अब वो लोग नोटिस लिख के दे दिया, परचेज वालों ने ये देखा नहीं, मान लो। अब जब प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल नहीं था, टॉप मैनेजमेंट के पास गया, प्रोडक्शन वाला बोला हम तो परचेज वाला को बोले थे कि खरीद के दो। परचेज वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो सारे बच्चे एक बात बताए, वो जो लेटर, वो जो रूल है कि आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा, और जो प्रोडक्शन वाले ने दिया था उससे ये साबित हो जाएगा ना कि प्रोडक्शन वाले ने अपना काम किया, उसने रिक्विजिशन दी थी, परचेज वाले ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो स्टेबिलिटी आ गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया, इसके अंदर पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है। तो बेसिकली फॉर्मल चीज़ों के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अब भैया इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो पहला बात कि ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ काम, प्रोफेशनल कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी इंटरपर्सनल स्किल बढ़ाने का, कम्युनिकेशन बढ़ाने का कोई भी दायित्व नहीं होता है। दूसरा कि डिले बहुत होता है। आप डायरेक्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पीएसयू में कभी फ्यूचर में ज़रूर काम करेंगे आप लोग, अगर तुमको एक पंखा भी लगवाना है ना, तो पहले अपना सीनियर को नोट बना के देना होगा, वो साइन करेगा, फिर वो एचआर के पास जाता है, एचआर वाला देखता है, परचेज को भेजता है, परचेज वाला कोटेशन मंगाता है। अब एक पंखा के लिए 3 दिन का प्रोसेस है, डिले बहुत होता है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा सोशल रिलेशनशिप जो बन जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। जैसे हम लोग ही हैं, मैं टीचर हूँ, मैं देखो अभी आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बट कई बार होता है ना हम लोग और भी कई सारा बात करते हैं, बच्चा अपना पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करता है, मैं आप लोग से अपना कोई पर्सनल वाक्य बताता हूँ, तो ये सब क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब तुम बताओ, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से बनता है क्या? नहीं, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप बन जाता है, ठीक है, अपने आप बन जाता है, कोई इसमें कोई रूल्स नहीं होता। नाउ भैया इसका एडवांटेज क्या है? देखो फास्ट होता है, गॉसिप बहुत जल्दी फैलता है, नोटिस का बात, नोटिस कौन ही पढ़ता है, ठीक है। सेकंड, सोशल नीड्स फुलफिल होता है हम लोग का, इंटरपर्सनल स्किल बढ़ता है। डिसएडवांटेज क्या है? अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल है कि ना कभी कभी इंसान इतना बात करने लग जाता है, अब जैसे तुम ही लोग हो क्लास में इतना बात करने लग जाते हो
कि तुम क्या किया था, हाँ कौन क्या कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ थोड़ा हैम्पर होगा। ठीक है, कभी कभी लोग काम में कम ध्यान देता है, बातचीत में ज़्यादा। ओके, अब लास्ट टॉपिक है डेलीगेशन। बात को समझ जाओ, डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप अपना काम किसी सामने वाला को दिए कि भाई तुम करना ये काम को। इसका मेन मोटो होता है कि जिस आदमी पे बहुत बर्डन है वो अपना काम अपना जूनियर को देता है कि भाई तुम ये काम करो। मेरा बॉस हमको दिया, हम अपना जूनियर को दे दिए। बट सारे बच्चे बताए क्या मेरा अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गया क्या मेरे बॉस से? क्या मेरा अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गया? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अपने बॉस को? मैं क्या बोलूँगा, मैंने उसको दे दिया काम, अब आप उससे समझिए? बिल्कुल नहीं। डेलीगेशन का मतलब एब्डिगेशन बिल्कुल नहीं होता है। डेलीगेशन का मतलब है आपने सामने वाला को एक काम दिया है ताकि आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाए। अब इसमें अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो मैंने सामने वाला को बोला कि भाई तुम 10 ठो आइसक्रीम लेके आओ, ठीक, ये डेलीगेट किया मैंने काम, 10 आइसक्रीम लेके आओ, मैंने उसे 10 रुपये दिए। सारे बच्चे सोचिए क्या मैंने उसे प्रॉपर रिसोर्सेज दिए? क्या मैंने उसे अथॉरिटी दी है? बिल्कुल नहीं दी है। तुमको बोले कि जाओ उस कंपनी का काम करके आओ, बट हम तुमको कंप्यूटर का एक्सेस ही नहीं देंगे, अथॉरिटी नहीं देंगे कंप्यूटर एक्सेस करने का, तुम वो काम कैसे करोगे? तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, अथॉरिटी कम, काम होगा ही नहीं। लेकिन हम किसी बच्चा को बोले जाओ बेटा सबके लिए आइसक्रीम ले आओ, ठीक है, 20 ठो आइसक्रीम। अब वो बच्चा क्या किया, सबके लिए एक तो फैमिली पैक लेके आ गया, हम उसको 2000 का नोट दिए थे। जल्दी बताओ क्या उसने अब्यूज़ ऑफ पावर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, क्योंकि हम उसको अथॉरिटी ज़्यादा दे दिए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो अब्यूज़ ऑफ पावर हो जाएगा। तो नियम क्या है कि इक्वल होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? इक्वल। इसके ऊपर भी केस स्टडी आ सकता है। केस स्टडी का क्वेश्चन बेसिकली एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा किस टाइप का स्ट्रक्चर, तीसरा फॉर्मल और इनफॉर्मल का आ सकता है, बट वो आएगा तो ईजी होगा, आप उसको आराम से बना लोगे। और फोर्थ हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या है? देखो, पहला कि मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, एक आदमी का बर्डन कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर मैं तुमको कोई काम डेलीगेट कर रहा हूँ, तुम मोटिवेट हो जाओगे, तुम में इनिशिएटिव आएगा, तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार ये, ठीक है। अब सॉरी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सिंपल बात है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारा की डिसीजन हम अकेले लेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, कि ये वाला डिसीजन तुम लोगे, ये वाला डिसीजन तुम लोगे, ये वाला डिसीजन तुम लोगे, ये वाला डिसीजन तुम लोगे। अब बच्चा पूछता है मेरे को कि भैया सेंट्रलाइजेशन करें कि डिसेंट्रलाइजेशन करें? बेटा दोनों ही पूरी तरीके से नहीं हो सकता, तुमको मिक्सचर रखना पड़ेगा, तुमको मिक्सचर रखना पड़ेगा रियल लाइफ में। जो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तुम डिसेंट्रलाइजेशन में कर ही नहीं सकते, उसका कंट्रोल तुमको अपने पास रखना है। तो मेजर पॉलिसीज के लिए सेंट्रलाइजेशन, और जो ऑपरेशनल डिसीजन है उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन। ये है द करेक्ट आंसर कि क्या होना चाहिए, ठीक। अब डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? वही जो डेलीगेशन का था लगभग। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, इनिशिएटिव आएगा एम्प्लॉय में, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, सामने वाला को मोटिवेशन मिलेगा, उसका ग्रोथ होगा। तो भैया डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक जैसा लग रहा है, देखो फीलिंग एक जैसा है, बट डेलीगेशन का मतलब है कि एक काम हम तुमको बोले कि कर दो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुमको हमेशा के लिए उसका अथॉरिटी दे दिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर स्कोप है, डेलीगेशन नैरो स्कोप है। डेलीगेशन जरूरी है करना, सारा काम तुम थोड़ी ना करेगा, कोई ना कोई काम तो तुम डेलीगेट करोगे, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है ना, कि तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का पावर दोगे कि नहीं दोगे सामने वाला को, तो ऑप्शनल है, मैंडेटरी तो है नहीं। करेक्ट, तो ये है बेसिकली। अब देखो क्या है, मैंने ये ऑडियो सिस्टम क्यों लाया मैं ये बता रहा हूँ। अभी ऑडियो इसलिए लाया गया है ताकि अब
मेरे को बहुत बोरिंग फील हो रहा था, मैं एक एक पॉइंट पढ़ूं ये वो। अरे पहले चैप्टर का ढांचा को समझो, उसके बाद तुम पॉइंट पढ़ोगे, तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और केस स्टडी में तो कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर मैं रिवाइज करने जाऊँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, पहला था तुम्हारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कौन कितना जन को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर जब एक प्रोडक्ट हो और एक्सपेंशन हो रहा हो, डिविजनल जब मल्टीपल प्रोडक्ट हो, या फिर जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा हो। नंबर 3 फॉर्मल और इनफॉर्मल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ आ सकता है, बट आप मैनेज कर लोगे। नंबर 4 डेलीगेशन और उसका अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप, कि ना कम ना ज़्यादा, बैलेंस। और लास्ट में सेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या अंतर है, और एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्स। जो टॉप लेवल डिसीजन जो होता है, मेजर पॉलिसी डिसीजन, उसको कर लो सेंट्रलाइज, और जो ऑपरेशनल डिसीजन है उसको कर लो डिसेंट्रलाइज। आई होप सबको अच्छा से चैप्टर समझ में आ गया। फीलिंग के साथ पढ़ो आराम से, एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि आप मेरे को जो भी रिस्पॉन्स यूट्यूब में देते हैं, ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप पे देते हैं कि भैया समझ आ गया, वेरी गुड, बेटा प्लीज़ इसको थोड़ा एक यूट्यूब में कमेंट खाली एक अंगूठा भी दिखा दोगे ना, उतना भी चलेगा। इसका रीज़न एक ही है कि जब आप कमेंट करते हो तो कोई थर्ड पार्टी जब वो कमेंट पढ़ता है तो उसको समझ आता है कि नहीं ये कंटेंट अच्छा है, तो आप मेरा इसी वे में खाली हेल्प कर सकते। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अच्छे से पढ़िए, और आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा।